यूजीसी का एचआरडी सेंटर के द्वारा आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर विरल जाधव और सभी आचार्य बहनों और बंधुओं, आप देश के विभिन्न हिस्सों से आए होंगे, अलग अलग विश्वविद्यालयों से आप आए होंगे, इसलिए आप सभी का गुजरात की भूमि पर स्वागत है। बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की देश भर में एक व्यापक चर्चा चिंतन इस पर चल रहा है। ये देश में तीसरी नीति आई है, शिक्षा नीति, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी देश में आई है। पहली एजुकेशन पॉलिसी 68 में आई थी, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी 86 में आई थी। आपको याद रखना सरल हो जाएगा कि 68 को आप उल्टा कर दीजिए तो 86 हो जाएगा। और ये तीसरी पॉलिसी आफ्टर 34 इयर्स हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। इस नीति का भी बहुत लंबे समय से हम सबको इंतजार था, क्योंकि 2015 से इस पर काम शुरू हुआ था, तो लगभग 5 वर्ष तक देश में इस पर चर्चा व्यापक हुई। इस नीति की सबसे पहली अच्छी बात है कि आज देश भर में जो नीति का स्वागत हो रहा है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें देश भर के 2.5 लाख से अधिक लोगों की सुझाव लिए गए हैं। इनका पार्टिसिपेंट है, इसमें पार्टिसिपेट किया है सब लोगों ने। तो देश के सभी राज्य, सभी वर्ग के लोग, सभी प्रकार के लोगों की इसमें सहभागिता है। इसलिए हमको जैसी नीति चाहिए वैसी शायद बड़ी मात्रा में नीति आई है। हमेशा जहां सामूहिकता होती है वहीं सुंदरता होती है। तो ये एक नीति की बड़ी विशेषता है, इसलिए हमको ये सबको नीति भा रही है। नीति की एक मुख्य विशेषता जो है वो है कि देश में आफ्टर 175 इयर्स शिक्षा में भारतीयता की बात हुई है। एक प्रकार से भारत केंद्रित, भारत सेंट्रिक नीति इसको कह सकते हैं। इस नीति का जो एक ध्येय वाक्य है, इस नीति के अंतर्गत लिखा गया है, इस नीति का उद्देश्य क्या है, इस पॉलिसी का एम क्या है, तो वो एक छोटा सा वाक्य है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार से, बौद्धिकता से और कार्य व्यवहार से भारतीय बने। ये सेंटर आइडिया इस पॉलिसी का है। अभी हम लोगों को अच्छा भी लग रहा है, आनंद भी हो रहा है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हमारे देश में, क्योंकि पिछले 250 वर्ष से ऐसी पॉलिसी आई नहीं। स्वतंत्र हो गए हमको भी 63 वर्ष हो गए, लेकिन यूनेस्को की डेलस कमिटी की एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में लिखा है कि किसी भी देश की एजुकेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी देश की शिक्षा नीति उस देश की संस्कृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कल्चर और डेवलपमेंट के अनुरूप होनी चाहिए। मैंने एक शब्द उसमें ऐड किया है, जोड़ा है कि किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था उस देश की संस्कृति, प्रकृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए, कल्चर, नेचर और डेवलपमेंट के अनुरूप होनी चाहिए। यूनेस्को की डेलस कमेटी ने ये नहीं कहा कि अमेरिका जैसी नीति होनी चाहिए सबकी। यूनेस्को की डेलस कमेटी ने ये नहीं कहा कि सारी शिक्षा दुनिया भर में इंग्लिश में होनी चाहिए, लेकिन यूनेस्को ने कहा कि उस देश की संस्कृति और प्रगति के अनुरूप होनी चाहिए। तो इतने साल से हमारे सामने यही प्रश्न था, क्या हमारी देश की नीति हमारी संस्कृति और प्रगति के अनुरूप है क्या? तो उत्तर में हाँ कहना, यस कहना मुश्किल था। लेकिन इस पॉलिसी आने के बाद
हम कह सकते हैं कि हाँ, आगे के दिनों में, आज तो नहीं, क्या हमारी पॉलिसी भी हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप और हमारे देश की संस्कृति के प्रकाश में है। जब 1986 की पॉलिसी आई थी, तब मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपके सेंटर का नाम जिस पे आप आए वो भी इसी प्रकार का नाम है। इस पर भी विचार आगे करना पड़ेगा। तो 86 से लेकर अभी तक हम जैसे बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय होना चाहिए। इस पॉलिसी में इस बात का स्वीकार किया गया है, और उसे स्वीकार नहीं किया गया है, बदल भी हो गया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर कर दिया और मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो गया। मुझे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि नाम बदलने से क्या होगा, तो मैंने उनको उत्तर दिया कि कोई भी नाम होता है वो शब्दों से बनता है, शब्दों के अर्थ होते हैं, अर्थों के भाव होते हैं, और उसके आधार पर संरचनाएं, स्ट्रक्चर खड़े होते हैं। जैसे ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बदले शिक्षा मंत्रालय की बात आई, तो पहले मनुष्य को एक रिसोर्स, संसाधन के रूप में विचार किया जाता था, इसलिए इस प्रकार की पॉलिसी बनती थी। मनुष्य सोर्स तो हो सकता है, रिसोर्स नहीं हो सकता है। तो जैसे एजुकेशन पॉलिसी नाम बदल गया, तो जो शिक्षा का मूल तात्पर्य है वो क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति पड़ी है, हमारी इंटरनल एनर्जी है जो, उसको उद्घाटित करना, यही शिक्षा का कार्य है। और एम ऑफ एजुकेशन क्या है? तो आगे स्वामी जी ने कहा था, मैन मेकिंग कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व का समग्र विकास। तो इस नीति में पहली बार, देश की नीति में, देश की शिक्षा का लक्ष्य चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का समग्र विकास चिन्हित किया गया है। एक प्रकार से नीति कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच है इसमें, यानी समग्र, सर्वांगीण और एकात्म दृष्टि इस नीति में देखने को मिलती है। किसी शिक्षा नीति में बच्चे के जन्म से लेकर शोध, पीएचडी तक का विचार किया गया है। इस नीति में सभी वर्गों के छात्रों के उत्थान की बात की गई है। इस नीति में जो पाठ्यक्रम, करिकुलम लेवल पर जो चेंजेस है, चाहे स्कूल लेवल पर हो, चाहे कॉलेज लेवल पर हो, हायर लेवल पर हो, उसमें भी होलिस्टिक अप्रोच आपको देखने को मिलेगा। ढांचागत बदलाव जो है, स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है, स्कूल लेवल पर भी है, हायर लेवल पर भी है, उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिखाई देता है। और इस पॉलिसी में एक शब्द का बार बार उपयोग किया गया है, स्थानीयता, लोकल। यानी कुछ समय पूर्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि लोकल को वोकल बनाओ। तो इस नीति में भी स्थान स्थान पर लोकल की बात, स्थानीयता की बात, स्थानीय परंपराएं, स्थानीय कलाएं, स्थानीय भाषाएं, स्थानीय कौशल, स्थानीय आवश्यकताएं, ऐसे शब्दों का इस पॉलिसी में बारंबार उपयोग किया गया है। तो स्थानीयता की बात है, राज्यों की बात है, राष्ट्र की बात है और अंतर्राष्ट्रीयता की बात है। इन सब का समन्वय इस नीति में देखने को मिलता है। पेडेगोजी लेवल पर भी आप देखेंगे तो आज को मजबूरी में हम ऑनलाइन सारा काम कर रहे हैं। ये हम भी ऑनलाइन ही बात अभी कर रहे हैं, लेकिन ये कोरोना के आफ्टर क्या होगा? तो हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी दोनों को सुझाव दिया था कि कोरोना
धीरे धीरे जाएगा लेकिन एकदम नहीं बदल होगा। तो कुछ समय तो हमने सावधानियां, सावचेती सब रखना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से हमने कहा कि पेडेगोजी लेवल पर आज की जो क्लासेस की सिस्टम है उस लेवल पर चेंज करना चाहिए। तो 5 दिन का सप्ताह मानते हैं, मान लो 5 days वीक मानते हैं, तो 2 दिन ऑनलाइन, 2 दिन ऑफलाइन, और 1 दिन बच्चे को प्रैक्टिकल काम, प्रोजेक्ट वर्क देना। इस बात का इस पॉलिसी में स्वीकार किया गया है। पॉलिसी में साथ साथ स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब पेडागोजी लेवल पर लाने की बात कही गई है। तो ये भी समग्रता की दृष्टि है। मूल्यांकन, इवेल्यूशन की बात का जो अंदर उल्लेख है उसमें भी एकात्म दृष्टि दिख रही है। तो ये जो एकात्म दृष्टि, समग्रता की दृष्टि या होलिस्टिक अप्रोच है, यही भारतीय दृष्टि है। आज क्या है, पिछले 175 ईयर्स की हमारी एजुकेशन सिस्टम के कारण हम हर बात का पार्टली सोचते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में विचार करते हैं। एनवायरमेंट एक नया सब्जेक्ट, वैल्यू एजुकेशन एक नया सिलेबस, स्किल डेवलपमेंट एक नया पाठ्यक्रम। फिर एक तरफ एनसीईआरटी कहती है कि बस्ते के बोझ कम करो, और दूसरी तरफ हम विषय बढ़ाते जाते हैं। ये विषय आवश्यक नहीं है क्या? ये सारे विषय, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे एनवायरमेंट एजुकेशन हो, चाहे वैल्यू एजुकेशन हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन हो, चाहे योग एजुकेशन हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सब। लेकिन आज क्या है कि हमारी पास समग्रता की दृष्टि न होने के कारण हम हर विषय को अलग अलग पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन समग्रता से विचार किया जाए तो विषय अलग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको उदाहरण के लिए दिखाना चाहता हूं कि चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व विकास, इस विषय पर हम लोगों ने स्कूल लेवल पर पहले सिलेबस, पाठ्यक्रम तैयार किया। बाद में हमने हायर लेवल पर क्रेडिट कोर्स के लिए तैयार किए, इनके लिए दोनों पुस्तकें इसके लिए। लेकिन ये क्रेडिट कोर्स तो एक सेमेस्टर के लिए होता है। तो हमने चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में, जहां हमारा क्रेडिट कोर्स चल रहा था, तो मैंने वहां 1 साल पहले चर्चा की वहां के प्रोफेसर से, ये तो एक सेमेस्टर में नहीं होना चाहिए, ये तो सारे सेमेस्टर, चारों सेमेस्टर में होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये यूजीसी का नॉर्म्स है, इसके अनुसार हमको करना पड़ता है। तो उनके वहां के कुलपति वाइस चांसलर थे, उन्होंने कहा यूजीसी से तालमेल में बिठा लूंगा, आप लोग काम कर सकते हैं क्या? तो हमारे साथ मिलकर उन्होंने चारों सेमेस्टर के लिए सिलेबस तैयार किया। ये आपके समक्ष है। कितने पेज है इस सिलेबस में? ओनली 30 पेज। वो भी बाइलिंगुअल है, इसलिए एक ही भाषा में करेंगे तो ये 15 पेज, 15 पेज में हो जाएगा। लेकिन ये 15 पेज में वैल्यू एजुकेशन है, एनवायरमेंट एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, सोशल सर्विस की बात है, बच्चों के चरित्र निर्माण की बात है, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है। ये सारी बातें 15 पेज में है चारों सेमेस्टर के लिए। ये होलिस्टिक अप्रोच लाना पड़ेगा हम लोगों को, इस पर काम करना पड़ेगा। ये हमारे सामने एक चुनौती भी है। तो ये एक जो इस नीति में अनेक जगहों पर ये बात की गई है कि होलिस्टिक अप्रोच लाना है, तो इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने है और ये लाया जा सकता है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों ने। स्कूल लेवल पर जो बदलाव, चेंजेस है, अभी 68 की पॉलिसी के बाद हमारे यहाँ 10+2 सिस्टम देश भर में चल रहा है। ठीक है, कुछ स्टेट में 5+5+2 कहते हैं, वो अलग विषय है। लेकिन मोटी मोटी बात करें तो 10+2 सिस्टम है। तो ये स्ट्रक्चरल चेंज की बात इसमें कही गई है कि आगे से इस पॉलिसी इंप्लीमेंट होने तक होगी तब 5+3+3+4 होगा। यानी 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल। अभी तक प्री प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम कहते थे, यूजी, केजी आदि आदि,
वो प्राइवेट स्कूलों में तो था, लेकिन सरकारी विद्यालयों में वो नहीं था। तो अभी सरकारी सिस्टम में भी, स्कूलों में भी प्री प्राइमरी एजुकेशन इंट्रोड्यूस होगा। तो ये जो 5 years है, पहले 5 वर्ष है, इसमें 3 वर्ष प्री प्राइमरी एजुकेशन होगा और क्लास और 1 और 2 ये मिलाकर 5 साल का एक पैकेज बनेगा। इसके आगे भी इसमें विचार हुआ है कि 0 से 3 years के बच्चों के लिए भी एक पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार किया जाएगा। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि क्या हमारे घर में भी सरकार हस्तक्षेप करेगी क्या? तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि सरकार एक कमेटी बनाएगी, एक सिलेबस तैयार करके एक गाइडलाइन के रूप में देगी और उसमें सहयोग करेगी। बाकी तो बच्चों के विकास की बात, बच्चों के स्वास्थ्य की बात, ये सब बातें तो हमने घर में करनी है। लेकिन आज स्थिति क्या हुई हमारे देश में कि 25% लोग देश में गरीबी रेखा के नीचे है। तो उनके पास, बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी जुटाना यही बड़ा काम होता है। तो इसलिए वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे। मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास है, अधिकतर पति पत्नी नौकरी करने लगे, तो इसलिए उनके पास समय नहीं है। तो फिर बच्चे इसके कारण प्रभावित होते हैं। तो इसलिए 0 से 3 years 3 साल और 5 साल का जो विद्यालय के स्ट्रक्चर में पहले 5 वर्ष है, कुल 8 वर्ष। तो ये साइंस कहता है कि बच्चों के 8 वर्ष जो होते हैं पहले, उसमें बच्चे का 70 से 80% डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये जो एक प्रकार से नींव है, बेस है, वो अगर मजबूत हो गया, ठीक हो गया, तो उनका भविष्य बच्चों का उज्जवल होगा। तो ये बैकग्राउंड से ये सिस्टम लाया गया है। सिर्फ 10+2 को फिर अलग से कुछ स्ट्रक्चर बना देना इसलिए नहीं है। फिर 3rd क्लास से 3rd 4th 5th में सामान्य जो हमारे आजकल फॉर्मल सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएंगे, और 6th से 6ठी क्लास से वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगा। आज हमारी शिक्षा जो है उसमें सिर्फ सैद्धांतिक बातें हैं। महात्मा गांधी जी ने 3 बातों के ऊपर बल दिया था, हैंड, हेड एंड हार्ट। तो आज तो हमारी शिक्षा में सिर्फ हेड की बात है, हार्ट और हैंड की बात नहीं है। हैंड यानी हाथ से काम करना बच्चे सीखे, इसलिए 6वीं क्लास से उसको व्यवसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन दिया जाएगा। साथ साथ ये जो नैतिक मूल्यों की शिक्षा, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा, सोशल सर्विस की बात, ये सारी हार्ट की बात है। यानी बच्चे समाज के बारे में, मानवता के बारे में संवेदनशील बने। और तीसरी हेड की बात तो है हमारी शिक्षा में आज। तो इस तीनों का कॉम्बिनेशन, समायोजन इस पॉलिसी में, गांधी जी की तीनों बातों का समायोजन इस पॉलिसी में किया गया है। और आगे 9 to 12 जो होगा, अभी 10+2 सिस्टम में 11 12 में कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस ऐसे 3 स्ट्रीम है, लेकिन आगे से वो नहीं रहेगा। 9 to 12 में बच्चे को विषयों की स्वतंत्रता, स्वायत्तता रहेगी। जब शिक्षा की बात आती है तो स्वायत्तता की बात तो आती है, आनी भी चाहिए। ऑटोनॉमी के बिना शिक्षा है नहीं। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में ऑटोनॉमी की काफी बात की गई है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल क्या है कि ऑटोनॉमी किसको चाहिए? तो गवर्नमेंट, सरकार शैक्षिक संस्थानों को स्वायत्तता दे, बस एक ही बात आती है। वो तो होना ही चाहिए, वो हायर एजुकेशन लेवल पर बात आएगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन सिर्फ ऑटोनॉमी का इतना सिर्फ तात्पर्य नहीं है। आप कोठारी कमीशन, राधाकृष्ण कमीशन का रिपोर्ट पढ़िए, तो उसमें स्वायत्तता के बारे में जो बात कही गई है, बहुत समग्रता की दृष्टि है उसमें, कि छात्रों की स्वायत्तता, बालकों की स्वायत्तता, शिक्षकों की स्वायत्तता, ये सब स्वायत्तता में जुड़ता है। तो इस नीति में बालकों की स्वायत्तता की काफी बातें की गई और शिक्षकों की स्वायत्तता की भी बातें की गई। तो बच्चों को 9 to 12 में स्वायत्तता रहेगी,
कि बच्चे साइंस के साथ संस्कृत भी सीख सकते हैं, बच्चे कॉमर्स के साथ योग शिक्षा भी ले सकेंगे, बच्चे मनोविज्ञान के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। यानी आज हमारे यहाँ हिंदी में 2 शब्द कहते, अंग्रेजी में 3 शब्द बोलते हैं हम लोग, करिकुलम, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर। तो को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई रुचि नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है, उसके नंबर नहीं है, तो वो सेकंड क्लास माना जाता है, द्वितीय दर्जे का माना जाता है। लेकिन इस पॉलिसी में इसको समाप्त करते हुए सबको एक स्तर पर लाया जाएगा, सारा करिकुलम का ही पार्ट रहेगा। इसलिए फिजिक्स का जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना ही फिजिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस होगा। तो इस प्रकार का एक लचीलापन बहुत ज्यादा, और बच्चों को विषय चुनने का स्वायत्तता काफी बड़ी मात्रा में इस नीति में दी गई है। तो 9 to 12 इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर इसमें नीति में होगा। हायर एजुकेशन लेवल पर भी काफी चेंजेस है, काफी बदलाव है। आज कोई छात्र मान लो कि बीए फर्स्ट ईयर में है, और कुछ घर के कारण, परिवार के कारण, स्वयं के कुछ आवश्यक कारण के वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसका 1 वर्ष चला गया। जैसे मैंने भी लॉ का 1 वर्ष किया है, लेकिन उसका कोई मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। लेकिन इस नई व्यवस्था में बच्चा 1 साल पर पढ़ाई छोड़ता है तो उसको 1 साल का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि उन्होंने बीए फर्स्ट ईयर किया है। 2 साल के बाद कोई बच्चा छोड़ देगा तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 3 साल के बाद आगे की पढ़ाई नहीं करनी है उनको, तो उनको डिग्री सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इन बच्चों को आगे पढ़ाई करनी है तो इनके लिए 4 वर्ष का डिग्री कोर्स होगा। 4th ईयर को बीए, बाकी ऑनर्स कहा जाएगा। उसमें रिसर्च का इनपुट बहुत अधिक होगा 4th ईयर में। और जो बच्चे आगे रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, वो सीधे रिसर्च 4 साल के डिग्री कोर्स के बाद रिसर्च कर सकेंगे, उसको पीजी करने की जरूरत नहीं रहेगी बात। तो 1 साल बच्चों के कम हो जाएंगे। साथ साथ बच्चे मान लो कि 5 साल के बाद फिर वो बच्चा 1 साल के बाद छोड़ दिया था, 5 साल के बाद री एंट्री करना चाहता है, तो उनको सेकंड ईयर से एडमिशन मिल जाएगा। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की दोनों की सुविधाएं इसमें, इस पॉलिसी में दी गई है। साथ साथ एक बैंक ऑफ क्रेडिट का एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया है कि बच्चे के लिए, छात्रों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर सकता है। मान लो किसी छात्र ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किया, तो उनके 2 क्रेडिट है मान लो, तो उनको 2 क्रेडिट उनके बैंक में जमा होगा। दूसरा कोर्स मान लो इन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से किया, तो उसका जो भी क्रेडिट मिलेगा वो उनकी बैंक में जमा होगा। तो बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटी से अलग अलग कोर्सेज, ऑफलाइन ऑनलाइन जो चाहे वो कर सकता है। और मान लो कि ग्रेजुएशन तक 22 क्रेडिट मान लो है ग्रेजुएशन के लिए, तो उनका टोटल 22 क्रेडिट हो जाएगा, तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। तो इस प्रकार का एक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम, जिससे बच्चों को अलग अलग कोर्सेज अलग अलग यूनिवर्सिटी से करने का भी स्वायत्तता रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसमें लाया गया है। डिस्टेंस एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात भी इस नीति में काफी मात्रा में की गई है। आज देश में हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है उसमें अधिकतर मैक्सिमम एफिलेटेड का कॉन्सेप्ट है, एफिलेटेड कॉलेजेस का। और कई यूनिवर्सिटी में तो इतने इतने ज्यादा कॉलेजेस है, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी में 1200 कॉलेजेस है। तो ये एफिलेटेड सिस्टम ग्रेजुअली 15 साल में समाप्त करने की बात कही गई है। एकदम कल समाप्त नहीं हो जाएगा, लेकिन ग्रेजुअली करेंगे। जैसे यूजीसी में मेरी जानकारी जितनी है, अनाउंस तो नहीं किया है शायद,
लेकिन ऐसा वहां विचार चल रहा है कि नेक्स्ट ईयर से कोई भी यूनिवर्सिटी में 300 से ज्यादा कॉलेज नहीं होने चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा इम्प्लीमेंटेशन का। तो इस प्रकार ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेशन सारी बात होगी, एकदम वन नाइट में चेंजेस नहीं होगा। इतना बड़ा देश है, इतने राज्य है, इतनी सारी सिस्टम है, 950 से ज्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है हमारे। तो लेकिन तो कुल मिलाकर एफिलेटेड सिस्टम को समाप्त किया जाएगा। दूसरा, आज हमारे देश में कई प्रकार के यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय है, डीम्ड विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये सबका अलग अलग स्टेटस है। तो इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि सभी यूनिवर्सिटी को एक स्टेटस पर लाया जाएगा, एक स्तर पर लाया जाएगा। ये बात भी इसमें कही गई है। फिर हायर एजुकेशन लेवल पर ग्रेडेड ऑटोनॉमी की बात की गई है, यानी जिस प्रकार का ग्रेडिंग होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, उस प्रकार की उनको स्वायत्तता दी जाएगी। साथ साथ तो यूनिवर्सिटी लेवल पर विश्वविद्यालयों में आगे एक गवर्निंग बॉडी बनेगी, जो आजकल आईआईएम में, आईआईटी में, उस वगैरह में है। और फिर कुलपतियों की, वाइस चांसलर की नियुक्तियां सरकार नहीं करेगी, ये गवर्निंग बॉडी के द्वारा ये नियुक्तियां होगी। अभी अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि सरकार का हस्तक्षेप शिक्षा में कम होना चाहिए। तो इसके ये कदम उसी प्रकार का है। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट फैकल्टी के अनुसार भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आदि आदि। तो ये कॉन्सेप्ट को भी 2030 तक समाप्त किया जाएगा। सभी मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्सिटी होगी। और इस प्रकार के कॉलेज लेवल पर भी, सिलेबस लेवल पर भी इस प्रकार के चेंजेस हो गए। जैसे हमारे देश में मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो करते हैं, तो उनको उसी विषय के अलावा पढ़ाई कुछ नहीं होती, ये शायद दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसमें सोशल साइंसेस है, मानविकी है, लैंग्वेजेस है, इन सारे विषय भी जोड़ने चाहिए। ठीक है, उनका मेन एम्फेसिस इंजीनियरिंग वालों के इंजीनियरिंग रहेगा, मेडिकल वालों के लिए मेडिकल रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये विषय का भी इनके पास विकल्प सामने होना चाहिए। तो ऐसे संस्थानों में इस प्रकार के चेंजेस भी आगे करने की आवश्यकता होगी। अभी जो हायर एजुकेशन का हमारे यहाँ स्ट्रक्चर है, एआईसीटी है, यूजीसी है, एनसीटी ऐसे कई संस्थान है, तो उन सब संस्थानों को मर्ज करके एक साथ लाया जाएगा और एक भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, भारतीय हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत ये सारे संस्थान होंगे। रिसर्च की बात, शोध की बात करें तो हमारा देश बहुत रिसर्च में पिछड़ रहा है। आज हमारे देश में जीडीपी का 0.69% रिसर्च के पीछे खर्च किया जाता है। 0.69%। इजराइल जैसे छोटा सा देश है, वो रिसर्च के लिए जीडीपी का 4.3% खर्च करता है। अमेरिका, चाइना, कोरिया आदि आदि 2%, 3.5% इतना खर्च कर रहा है। तो रिसर्च को इंपॉर्टेंस देने के लिए, महत्व देने के लिए एक राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जा रहा है। तो ये भी एक नए अप्रोच इसमें लाने का प्रयास है। साथ साथ इस नीति में मैंने जैसे कहा था कि समाज के सभी वर्गों का बहुत अच्छी तरह विचार किया गया है, जिसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी, दिव्यांग, डिसेबल, महिलाएं, ये सारा वर्ग जो इसमें आता है, तो उन सबके विकास के लिए भी महिलाओं के लिए पहली बार स्वतंत्र भारत में जेंडर इंक्लूजन फंड स्थापित किया जाएगा महिला शिक्षा के लिए। इसी प्रकार जो पिछड़ी विस्तार है, बैकवर्ड एरिया है, हमने अभी तक इकोनॉमिक, आर्थिक क्षेत्र में तो सुना था कि सेज
विशेष आर्थिक जोन, ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए देश भर में है। लेकिन शिक्षा क्षेत्र में भी ऐसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र SEZ स्थापित किए जाएंगे। इसकी भी बात इसमें कही। पाठ्यक्रमों को, सिलेबस को, करिकुलम को अधिक समावेशी बनाया जाएगा। और जो पिछड़े क्षेत्र है उसमें क्वालिटी एजुकेशन के संस्थान स्थापित हो, इसकी बात भी इस नीति में कही गई है। जैसा मैं कई वर्षों से कह रहा हूं कि IIT हो, IIM हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल कॉलेज हो, ये सब कहाँ होंगे? तो दिल्ली में होंगे, मुंबई में होंगे, पुणे में होंगे, भोपाल में होंगे, जयपुर में होंगे, सारा वहां केंद्रित होता है। तो ये क्यों पिछड़े क्षेत्रों में या गांवों में नहीं स्थापित किया जा सकता है क्या? तो उस क्षेत्र का भी विकास होगा, क्योंकि IIT में, IIM में, मेडिकल कॉलेज में कहीं भी होगा, देश भर से लोग जाएंगे पढ़ाई के लिए। तो उस क्षेत्र का भी विकास होगा और वहां के बच्चों को भी एक अवसर प्राप्त होगा। तो ये इस प्रकार की बात भी इस पॉलिसी में साथ साथ कही गई है। इन सभी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ाने की, हॉस्टल बढ़ाने की बात भी साथ साथ कही गई है। वोकेशनल एजुकेशन की बात मैंने स्कूल शिक्षा में बताई आपको, लेकिन हायर एजुकेशन में भी व्यवसायिक शिक्षा को जोड़ने की बात कही गई है। जैसे 9 to 12 में भी बच्चों को अप्रेंटिसशिप का प्रावधान होगा, यानी ITI, पॉलिटेक्निक, उद्योगों के साथ टाइप होगा स्कूलों का, कॉलेजों का, और बच्चों को अप्रेंटिसशिप करना अनिवार्य होगा। तो इस प्रकार का वोकेशनल एजुकेशन को काफी बढ़ाने की बात स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल पर की गई है, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में देश हमारा बहुत पीछे है। अभी जिसकी रिलेवेंट एज 70 to 24 है अगर हम, तो उसके 5% बच्चे वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं मात्र भारत में। और दक्षिण कोरिया में, साउथ कोरिया में कितने हैं? 96%। अमेरिका में 52% और हमारे यहाँ 5%। तो ये वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ाने की बात की 2025 तक लक्ष्य रखा गया है कि 50% बच्चे वोकेशनल स्ट्रीम में जाए। और वोकेशनल स्ट्रीम और आज का जो जनरल एजुकेशन है, उनको दोनों को समान स्तर पर लाया जाएगा। तो ये बात भी साथ साथ इसमें जोड़ी गई है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये भारत केंद्रित शिक्षा नीति है, तो भारतीय ज्ञान परंपरा का शिक्षा में समावेश, इसके बारे में बहुत सारी बातें इसमें कही गई है। क्योंकि आज हमारे देश में हमारा ज्ञान कहीं दिखता ही नहीं है, यानी इसलिए हमारे बच्चों को यही लगता है कि भारत में ज्ञान था ही नहीं कभी। कई लोग प्राचीन ज्ञान कहते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं। और पॉलिसी में भी उसी शब्द का उल्लेख किया गया है, भारतीय ज्ञान परंपरा। क्योंकि प्राचीन ज्ञान कहते हैं कहीं हम वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत तक सीमित हो जाते हैं। उस ग्रंथों में ज्ञान है, वो तो है ही, लेकिन 150 ईयर्स पहले विवेकानंद हो गए, उनका ज्ञान भारतीय ज्ञान नहीं है क्या? 125 ईयर्स पहले श्रीनिवास रामानुजन हो गए, वो ज्ञान भारतीय ज्ञान नहीं है क्या? प्रफुल्ल चंद्र राय हो गए, बड़े साइंटिस्ट हमारे, उनका ज्ञान भारतीय ज्ञान नहीं है क्या? लेकिन वो सब आज हमारे सिस्टम में नहीं है। श्रीनिवास रामानुजन के 125 ईयर्स जब हुआ, तब सेलिब्रेट कर रहा था देश, दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी, देश नहीं। तो हम लोगों ने भी उस समय इससे शुरू किया था। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था श्रीनिवास रामानुजन का। आप लोगों में तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि श्रीनिवास रामानुजन दुनिया का बेस्ट मैथमेटिशियन अगर कोई आज है तो श्रीनिवास रामानुजन है। वो भारत के तमिलनाडु के गांव का है। तो श्रीमान श्रीनिवास रामानुजन पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे भी कुछ मित्र गए थे।
तो उन्होंने बाद में मुझे कहा कि अमेरिका से, इंग्लैंड से, कनाडा से आए हुए मैथमेटिशियन हम लोगों को पूछ रहे थे कि आप रामानुजन पर क्यों काम नहीं कर रहे हैं, रामानुजन तो आपका है। रामानुजन पर अमेरिका में काम चल रहा है, इंग्लैंड में काम चल रहा है, भारत में नहीं चल रहा है। रामानुजन की 3 हस्तलिखित डायरी थी। वो इतना गरीब था कि उनके पास किताब छापने के पैसे नहीं थे, तो उनकी हस्तलिखित डायरी थी। उसको बाद में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में प्रिंट किया। वो 3 जो उनकी डायरी है, 125 साल से ज्यादा हो गया। आज तक दुनिया के कोई मैथमेटिशियन उनकी डायरी का सॉल्यूशन नहीं कर पाया है। इतना ग्रेट मैथमेटिशियन हमारे देश का, लेकिन हमारे मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, टीचर्स भी उसको नहीं जानते। दोस्त उस टीचर प्रोफेसर का नहीं है, क्योंकि हमारे सिस्टम में रामानुजन नहीं है। तो इस प्रकार का अनेक प्रकार का ज्ञान हमारा भारत का है। वो भारतीय नॉलेज सिस्टम हमारा समाप्त नहीं हुआ है, कम जरूर हुआ है। तो इसको फिर से हम लाएंगे तो हमारी शिक्षा बहुत समृद्ध होगी। तो इस दृष्टि से जो भारतीय ज्ञान है उनको हमारे पाठ्यक्रमों में जोड़ना, इनका विशेष उल्लेख इसमें किया गया है। ये एक चुनौती, चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये पुस्तक आपको बताया, तो ये तैतृय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा दी गई है, फाइव कोशास। इसको बेस बनाकर हमने ये काम किया। तो वो तैतृय उपनिषद तो बहुत प्राचीन बात हो गई, लेकिन इसमें आज की मॉडर्न आधुनिक बात एनवायरमेंट एजुकेशन में वो भी इसमें है। तो ये प्राचीन ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में ढालना, इस पर काम करना पड़ेगा। ये एक चुनौती है हमारे सामने, लेकिन इसका विशेष उल्लेख इसमें साथ साथ किया गया है। हमारी जो पांडुलिपियां है, करोड़ों पांडुलिपियां हैं देश में, और कुछ पांडुलिपियां तो ऐसी है कि जो डेड हो गई, क्योंकि उसको, उसमें जो भाषा है उसको समझने वाले लोग भारत में रहे नहीं। और कई पांडुलिपियां ऐसी है कि अगर 5-10 साल तक, उस 10 साल आगे काम नहीं किया, तो आज उस लिपि को जानने वाले 5-10 लोग कोई देश में है, तो वो भी चले जाएंगे, तो वो लिपि भी डेड हो जाएगी सारी पांडुलिपियां। तो इस नीति में इसका विचार किया गया कि जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत भाषा के संस्थान है, उसमें इस पांडुलिपियों का एकत्रीकरण हो और उस पर काम हो। तो इसमें बहुत सारा ज्ञान हमारे सामने ओपन हो सकता है। तो ये भी बात साथ में इसमें कही गई है। साथ साथ नैतिक मूल्य, सोशल सर्विस, कैरेक्टर बिल्डिंग, एनवायरमेंट एजुकेशन, ये सबको भी शिक्षा में समावेश करने की बात कही गई है। इसलिए शुरू में हायर एजुकेशन लेवल पर, जैसे मैंने बताया कि ये क्रेडिट कोर्स है, तो इस प्रकार के इस नीति में भी कहा गया है कि पहले क्रेडिट कोर्स प्रारंभ किए जाए, तो क्रेडिट कोर्स प्रारंभ करना आसान हो जाता है। तो एक इंट्रोड्यूस हो जाएगा सब्जेक्ट, तो धीरे धीरे फिर वो फॉर्मल सिलेबस में भी उसको इंट्रोड्यूस करना आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सब विषयों का भी समावेश। आज हमारे यहाँ देश में अधिकारों की बात बहुत होती है, लेकिन कर्तव्यों की बात नहीं होती है। संविधान में अधिकारों की बात है, और संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात नहीं की गई। एक प्रकार से वो संवैधानिक मूल्य है। इनको भी कर, अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी, मौलिक कर्तव्य जो है संविधान को, इसको पढ़ाने की बात भी साथ साथ इस पॉलिसी में कही गई है। इस नीति में भाषा पर भी काफी बातें कही गई है, भारतीय भाषाओं के दृष्टिकोण से। कि कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक, संभव है तो 8 तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा, लोकल भाषा या घर की भाषा में शिक्षा दी जाए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज जब हम हर बात में आज प्रमाण की बात करते हैं, साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं,
लेकिन जब भाषा का विषय आते हैं तब हम सब भूल जाते हैं इस बात को। दुनिया में जितने भी भाषा संबंधित लैंग्वेज ओरिएंटेड रिसर्च हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, स्टडी हुए हैं, सबका निष्कर्ष एक ही है कि शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। और दुनिया के विकसित देशों में आप देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, जापान हो, इजराइल हो, सारे देशों में केजी से पीजी तक की रिसर्च तक की शिक्षा अपनी अपनी भाषा में की जाती है। लेकिन हम दुनिया से कुछ दूसरी दिशा में जा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा एक भ्रम स्थापित किया गया कि बिना इंग्लिश कुछ हो ही नहीं सकता है। मित्रों, इंग्लिश का विरोध नहीं है, हमारे बच्चे समझदार हो जाए, 10 भाषाएं सीखे, कोई बात नहीं, जितनी कैपेसिटी उतनी लैंग्वेज वो सीख सकता है। लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ एजुकेशन, ये तो मातृभाषा ही होना चाहिए। तो इस बात का इसमें विशेष उल्लेख किया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि आज हमारे यहाँ हायर एजुकेशन अधिकतर मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम में होने लगा है, तो इसको भी द्विभाषी करने की बात कही गई है। यानी आंध्र प्रदेश में एजुकेशन है तो इंग्लिश के साथ साथ वहां तेलुगु भाषा होनी चाहिए, केरल में इंग्लिश के साथ साथ मलयालम होनी चाहिए, महाराष्ट्र में इंग्लिश के साथ साथ मराठी होनी चाहिए। तो ये बात भी इसके साथ साथ कही गई है। और संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कही गई है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को स्थापित करने का पुनरुच्चार किया गया है, क्योंकि 68 के बाद थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला आई है देश में, लेकिन अभी तक कुछ राज्यों में वो स्थापित नहीं हो पाई है। तो इस दृष्टि से इसका पुनरुच्चार इसमें किया गया है। और पहले संस्कृत ये थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में नहीं थी, तो अभी संस्कृत को भी थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंतर्गत लाया गया है। तो संस्कृत को मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास एक प्रकार से ये भी इसमें कहा गया है। हमारी 22 लैंग्वेजेस है शेड्यूल 8 की, उसको उसकी अकादमिक एकेडमी स्थापित करने की बात भी कही गई है। पाली, प्राकृत, फारसी, इनके राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात भी कही गई है। तो इस प्रकार की भाषा के पर भी काफी बातें इस नीति में आई है। मूल्यांकन, इवेल्यूशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो इस दृष्टि से भी, और विशेष करके 10th और 12th बोर्ड, ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही टेंशन के विषय होते हैं। बच्चों के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए भी होता है और टीचर्स के लिए भी होता है। तो इसे 10th और 12th के बोर्ड की एग्जामिनेशन सिस्टम में भी बदलाव की बात कही गई है। उसके लिए राज्य स्तर पर कमेटियां अपॉइंट होगी और उसको लचीला बनाने की बात साथ साथ करनी है। और सिर्फ आज रटन प्रक्रिया से मार्क्स मिल गया और उसी को ही हम सारी बात मान रहे हैं, इसमें भी बदलाव की बात कही गई है। अन्यथा क्या हो रहा है कि 95% मार्क लिए हुए बच्चा भी कई बार आईआईटी फर्स्ट ईयर के बाद वो बाहर निकल जाता है सिस्टम से, क्योंकि रटन प्रक्रिया से वो 12th तक तो पहुंच गया, एग्जामिनेशन भी आईआईटी का पास कर लिया और चला गया आईआईटी में, लेकिन वहां का जो लेवल है उसमें टिक नहीं पाता है। तो इस दृष्टि से इनका इवेल्यूशन सिर्फ एक एग्जामिनेशन के माध्यम से ना हो, एक 360 डिग्री इवेल्यूशन जिसको कहते हैं 360 डिग्री इवेल्यूशन, इसकी संकल्पना भी इसमें कही गई है कि बच्चों का कई प्रकार का उनका जो परफॉर्मेंस होगा, इसके आधार पर उसका मूल्यांकन होगा कि इनके लाइफ में वैल्यू क्या है, इनका सामाजिक रूप से काम करने का स्वभाव है कि नहीं, उनमें क्रिएटिविटी है कि नहीं, स्किल डेवलपमेंट कितना है, वो कितना उनका इन्वॉल्वमेंट है, इन सबों को इवोल्यूशन का मापदंड बनाया जाएगा। और इवोल्यूशन के 3 प्रकार रहेंगे उसमें कि एक स्वयं बच्चे अपना मूल्यांकन करेंगे, दूसरा उनके शिक्षक बच्चों का मूल्यांकन करेंगे,
और तीसरा उनके पीयर्स यानी उनके फ्रेंड्स, मित्र, जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, वो उनका मूल्यांकन करेंगे। एक बात की सी कमी है जिसका मैं सुझाव दिया है हमने और दूंगा मैं आगे भी इस पॉलिसी के लिए, कि मूल्यांकन में पेरेंट्स द्वारा मूल्यांकन ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये शायद इसमें छूटी हुई है। शिक्षा के 3 आयाम है प्रमुख रूप से: छात्र, शिक्षक और अभिभावक, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड पेरेंट। ये ट्रायंगल जब तक इकट्ठा नहीं होता है तब तक शिक्षा पूरी नहीं होती। तो इस दृष्टि से पेरेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये बात इसमें एक जोड़नी चाहिए। तो इस प्रकार एक मूल्यांकन में भी, जैसे मैंने कहा था, कि एक समग्रता दृष्टि का विचार साथ साथ है। और आर्थिक बात में तो जीडीपी के 6% की बात भी 68 पॉलिसी से आई है, लेकिन अभी तक हम उनको पूरा तरह इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। अभी लगभग 4.5%, 4.5% आसपास है हम लोग। तो इसको जीडी के 6% तक लाने की बात भी इस पॉलिसी में साथ साथ कही गई है। और टीचर्स एजुकेशन के लिए भी बहुत सारी बातें इस पॉलिसी में कही गई है। जो आज बीएड है वो भी पहले 1 ईयर था, अभी 2 ईयर्स हो गया है। लेकिन आगे 2030 तक टारगेट रखा गया है कि 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होगा। जो आज कॉलेजिस लेवल पर जो 2 ईयर्स के कोर्स चल रहे हैं उसकी जगह पर इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स होगा कॉलेजों में। तो जो बच्चा सही में टीचर्स बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, वही फिर आएगा। तो आफ्टर 12th 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड सिलेबस होगा वो। और एक बात आप लोग ज्यादा जानते मेरे से भी, कि टीचर्स एजुकेशन के इंस्टीट्यूट जो देश में है, कॉलेजिस है, उसमें कितने प्रतिशत फ्रॉड है वो कहना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि आप एडमिशन लो और बाद में एग्जाम देना हो और रिजल्ट ले जाओ बस। तो इस पॉलिसी में इसको स्वीकार भी किया गया है और फिर आगे कहा गया है कि 2 चांस उनको दिए जाएंगे उस कॉलेज को, और फिर भी वो सुधरेंगे नहीं तो उस कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी इस पॉलिसी में एक उल्लेख है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर 1 ईयर 2 ईयर के बीएड के कोर्सेज हो सकते हैं, ये भी पॉलिसी में कहा है। कि मान लो किसी छात्र ने बीएससी किया, अगर 3 इयर्स का बीएससी किया होगा तो उनको 2 इयर्स का बीएड होगा, और 4 इयर्स का बीएससी किया होगा तो 1 ईयर का बीएड उनके लिए होगा। वो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो सकता है, कॉलेज लेवल पर नहीं। तो ये भी साथ साथ इसमें प्रावधान किया गया है। और जो पीएचडी करते हैं छात्र, अधिकतर पीएचडी करने वाले, सब तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम टीचिंग लाइन में जाते हैं। तो इसलिए पीएचडी करने वाले बच्चों को टीचिंग का एक्सपीरियंस भी साथ साथ लेना पड़ेगा। ये बात भी इस नीति में कही गई है। और अध्यापक शिक्षा यानी जो टीचर्स एजुकेशन है उसमें भी ये जो भारतीयता की सारी बातें हैं कि भारतीय मूल्य, भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान, भारतीय लोकाचार, हमारी ट्राइबल ट्रेडिशन, इन सब विषयों को भी सिलेबस में इंट्रोड्यूस करने की बात साथ साथ कही गई है। और आज के जो टीचर्स एजुकेशन की जो जो कमियां है उसको भी दुरुस्त करने की बात इसमें साथ साथ कही गई है। और हायर लेवल पर भी रेगुलर टीचर्स के ट्रेनिंग की बात भी इस नीति में कही गई है। और जो टीचर्स बनेंगे स्कूल लेवल पर भी, इसके लिए भी एक 3 मंथ्स का अलग से एक ओरिएंटेशन का कोर्स होगा, उसके बाद ही वो सर्विस ज्वाइन करेंगे। तो ये भी एक प्रावधान रखा गया है। टीचर्स के प्रमोशन में अभी गवर्नमेंट लेवल पर सीनियोरिटी एक ही बेस है, तो आगे से ये सीनियोरिटी का बेस मात्र नहीं रहेगा, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका प्रमोशन की बात होगी। तो ये भी टीचर्स एजुकेशन की दृष्टि से ऐसी कुछ बातें इसमें साथ साथ कही गई है। तो इस प्रकार की एक
पॉलिसी हमारे समक्ष प्रस्तुत है। इसकी अधिकतर बातें मैंने कहने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी सारी बातें तो एक 45 मिनट्स में कहना मुश्किल है। लेकिन मूल जो प्रश्न है हमारे देश में वो है इम्प्लीमेंटेशन। जो इसके पहले दो पॉलिसी आई, 86 और 68 पॉलिसी, उसमें भी कई अच्छी बातें थी। 1948 में राधाकृष्ण कमीशन बना था, 52 में मुदलियार कमीशन बना था, 64 में कोठारी कमीशन बना था। इन सबकी अनुशंसाएं भी काफी अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से इसका क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ या तो बहुत कम हुआ। इसके कारण हमारी शिक्षा जहां थी वहीं है, उल्टा हम कई बार पिछड़ गए हैं ऐसा लगता है। तो मेन प्रश्न है इम्प्लीमेंटेशन। तो इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कोई भी, तो हमारी एक डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी प्रश्नों की चर्चा होती है देश में, 2 लोग करें 200 लोग करें, तो लास्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट, सरकार कुछ नहीं कर रही। ठीक है, डेमोक्रेसी सिस्टम में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं कहता हूं उसका दूसरा तात्पर्य है कि मुझे कुछ नहीं करना है। डेमोक्रेसी की जो व्याख्या अब्राहम लिंकन ने की है कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, तो लोकतंत्र में तो नागरिकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से इम्प्लीमेंटेशन में सरकार की भूमिका है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है। क्षमा करिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मैंने जैसे कहा कि एचआरडी का नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, तो काम शुरू हो गया है एक प्रकार से। लेकिन स्टेट लेवल पर भी मैंने जब माननीय प्रधानमंत्री जी को और मानव संसाधन विकास मंत्री जी को पत्र लिखा था ये पॉलिसी डिक्लेयर होने के बाद, कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पॉलिसी, नीति और एक कमेटी बननी चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट निर्देश करे राज्य सरकारों को, राज्य सरकार के लेवल पर समिति बननी चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पर समिति बननी चाहिए, फिर कॉलेज लेवल पर भी समिति बननी चाहिए, स्टेट लेवल की कमिटी स्कूल दृष्टिकोण से, विद्यालयों के दृष्टिकोण से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब इसमें लोकल और स्थानीय बातों की बात कही गई है, तो लोकल बात तो हर जिले की अपनी अपनी है, तो इस दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है, ये सभी स्तर पर विचार करना पड़ेगा, तभी वास्तव में ये पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो सफल हो सकेगा। और अच्छी बात यह है कि इस दिशा में काम प्रारंभ हो गया। कई राज्य सरकारों ने, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, ऐसे कई राज्यों ने अपनी अपनी कमेटियां बना दी है। कई यूनिवर्सिटीज ने भी इस पर काम शुरू कर दिया है। देखिए, हर विषय का एक स्टेप बाय स्टेप प्लान करना पड़ेगा हम लोगों को। मैं हमेशा कहता हूं कि सेकंड फ्लोर पर जाना है तो जंप लगा कर नहीं जा सकते, एक एक स्टेप करना पड़ेगा। तो ऐसे एक एक स्टेप का प्लानिंग करना पड़ेगा हर लेवल पर। जैसे जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में पॉलिसी डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स का 3 दिन का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर लिया। पहले कभी नहीं किया इतने साल में, क्योंकि पहले हर्डल थे, पॉलिसी में ये बातें नहीं थी। अभी पॉलिसी में आ गई है तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो पहले एटमोस्फियर बनाना पड़ेगा कि हमारा भारतीय ज्ञान है क्या। तो इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम, प्रोग्राम, फिर अलग अलग प्रकार से क्रेडिट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, ये स्टार्ट करना स्लोली।
धीरे धीरे 5 साल में सारी सिस्टम में ये बातें आ जाएगी। तो ऐसे कई यूनिवर्सिटी ने काम शुरू कर दिया है। मैं तो लगभग समझ लीजिए कि अभी तक मिनिमम 25 यूनिवर्सिटीज में मेरे लेक्चर हो गए हैं, और इस प्रकार के अलग अलग लेक्चर्स ऐसे 50 लेक्चर्स लगभग हो गए। तो यूनिवर्सिटी में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, तो कई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने मुझे फोन करके बताया कि हम आगे नेक्स्ट 15 डेज में हम कमिटी अपॉइंट करके आपको बता देंगे। झारखंड की बिरला यूनिवर्सिटी है, बिरला वालों की सरला बिरला यूनिवर्सिटी, उन्होंने तो 2 दिन के बाद ही कमिटी अपॉइंट करके मेरे पास समाचार आ गए। तो अच्छी बात यह है कि ये भी इस दिशा में भी काम शुरू हो गया है, और इम्प्लीमेंटेशन का, सारे इम्प्लीमेंटेशन का आधार तो आप और मैं है, क्योंकि आखिरी में ये सब तो मनुष्य करने वाला है। तो हम सब लोगों ने भी अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। इस न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन में मेरा रोल क्या है, तभी ये नीति सक्सेस होगी। और छोटी छोटी 2 रिक्वेस्ट आप सबको करना चाहता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने पॉलिसी का अध्ययन, स्टडी किया होगा। नहीं किया होगा तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि एक एक शब्द पढ़िए, क्योंकि आप तो टीचर्स एजुकेशन के लोग हैं, तो आपका तो ये सब्जेक्ट ही है एक प्रकार से। एक एक शब्द पढ़िए, और उसमें कोई आपत्तिजनक बात लगे तो उस पर अंगुली उठाने का भी अधिकार हमारा है। और दूसरा, ये पॉलिसी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी एक कार्यक्रम में, ये पॉलिसी सरकार की नहीं है, ये पॉलिसी देश की और समाज की है। तो देश की और समाज की ये पॉलिसी बने, समाज के हर वर्ग तक इस पॉलिसी की बातें पहुंचे, ये दायित्व हम शिक्षा जगत के लोगों का है। अब जैसे इस आपके रिफ्रेशर्स कोर्स में पॉलिसी पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया, तो इस प्रकार इससे बात नहीं बनेगी। आप हर आचार्य जो है उपस्थित है, अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, तो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी अपनी कॉलेज, अपने अपने डिपार्टमेंट में इस प्रकार के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित होने चाहिए, जिससे आम जनता तक पॉलिसी क्या है ये बात पहुंचे। और सिर्फ पॉलिसी की बात ना पहुंचे, पॉलिसी में इंप्लीमेंट में मेरा क्या रोल है ये भी बात उन तक पहुंचे। जैसे एग्जाम्पल के लिए इस पॉलिसी में कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा स्कूल लेवल पर होनी चाहिए। अब ये इंप्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट को करना है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में बच्चे को, 3 वर्ष के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में बिठाइए, ऐसा कोई गवर्नमेंट का तो कोई रूल्स नहीं है। और ना 3 साल का बच्चा कहता है कि मुझे इंग्लिश मीडियम में बैठना है। बच्चे को तो इंग्लिश मीडियम में हम ही डालते हैं। तो जब तक ये समाज में इस प्रकार की समझदारी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक सफल नहीं होगा। तो इस दृष्टि से एक व्यापक जन जागरण के लिए समाज के हर वर्ग तक ये पॉलिसी की बात पहुंचे, ये हम सब ने मिलकर प्रयास करना चाहिए। और मेरा बहुत, मुझे आनंद है इस बात का, देश में इस प्रकार का बहुत प्रयास हो रहा है। मैंने जैसा कहा कि 45-50 व्याख्यान तो मेरे हो गए, मेरे जैसे अनेक लोग कर रहे हैं, अनेक यूनिवर्सिटी कर रही है। तो इस आगे बढ़ाना है, तो एक व्यापक जन जागरण और उचित दिशा में क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, ये 2 बात होगी ठीक से, तो ये पॉलिसी में देश की शिक्षा को बदलने की ताकत है, देश की एजुकेशन को चेंज करने की कैपेसिटी इस पॉलिसी में है। और हमारा शिक्षा सुल्तान न्यास का एक ध्येय वाक्य है, देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना होगा। इफ यू चेंज द कंट्री, चेंज द एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा बदलेगी तो देश बदलेगा। और आज भारत दुनिया में बहुत आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि एक समृद्ध, शक्तिशाली, संपन्न विश्व गुरु भारत फिर से बने।
ये हम सबका स्वप्न है, लेकिन उसका रास्ता तो थ्रू एजुकेशन ही जाता है। आप देखिए दुनिया भर में जो जो विकसित देश है, डेवलप कंट्री है, वहां रिसर्च, अनुसंधान, शोध कहाँ होता है? सारा यूनिवर्सिटी में हो रहा है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकता है? तो भारत के छात्र और भारत के टीचर्स, प्रोफेसर, आचार्य, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कोई कम नहीं है। पूरी दुनिया भारत के छात्रों का बौद्धिक प्रतिभा का लोहा मानती है। वही भारत के छात्र अमेरिका में जाकर सब कुछ कर रहे हैं, शोध, अनुसंधान, रिसर्च सब कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल लेवल कंपनी में सीईओ हमारे बच्चे बैठे हैं। तो भारत में क्यों नहीं कर सकते? बस आवश्यकता है ऐसे का वातावरण निर्माण करने की, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की जो हमको इस नीति के माध्यम से मिल गई है। तो अगर ये ठीक ढंग से देश में हम कर पाए सब मिलकर, तो वो भारत के छात्र क्यों विदेश में जाएंगे? ब्रेन ड्रेन की समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। और जैसा देश हमको चाहिए, ऐसा देश हम थ्रू एजुकेशन ही निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार का एक विजन, एक दृष्टि लेकर इस शिक्षा नीति की ओर देखते हैं हम लोग, और इसको क्रियान्वयन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास संस्थान गुजरात यूनिवर्सिटी ने मुझे निमंत्रित किया इस कार्यक्रम में और मुझे इस विचार रखने का अवसर दिया, इसलिए सभी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब प्रतिभागियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए धन्यवाद। That's what the name of the paper is here. But the club commerce and सर, मैं हेमंत कुमार हाँ भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से और HRDC गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके इस सारगर्भित, संतुलित और गहराईपूर्ण व्याख्यान के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज के समय में निश्चित रूप से जो बातें आपने रखी हैं, नीति आना पहले भी आई है, लेकिन नीति को जनमानस तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है और उनकी भाषा में, उनकी जिससे वो समझ सके उस सरलता के साथ। और जैसा आपने कहा कि यदि देश का उत्थान करना है, देश को वास्तव में विश्व गुरु बनाना है, तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर उस व्यक्ति तक, हर उस बच्चे तक पहुंचनी चाहिए जो कल का भविष्य होगा। तो निश्चित रूप से वह नीति भी वैसी है और आप जैसे लोग जिस तरीके से इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और हम शिक्षक प्रशिक्षक भी उसमें छोटी सी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जैसा आपने वर्णित किया है कि हमारा एक बहुत बड़ी भूमिका है, हम सभी उस दिशा में कहीं ना कहीं लेके चल रहे हैं, अपने अपने छोटे छोटे कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्तर पे उसको लेके जा रहे हैं, छात्रों तक लेके जा रहे हैं। और ये आशा की जा सकती है कि एक संतुलित रूप में, एक यूनाइटेड होके, एक राष्ट्र शक्ति के रूप में निश्चित रूप से यदि इस नीति पे हम आगे बढ़ते हैं, तो आने वाला कल निश्चित रूप से भारत का होगा, विश्व के पटल पर निश्चित रूप से भारत छाएगा। और वो जो स्वर्णिम कल्पना हमने की है या इस नीति के निर्माताओं ने की है भारत के शिक्षा के भविष्य को लेके, निश्चित रूप से हम उस पर आगे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ सारे प्रतिभागी आपकी इस वाणी से, आपके इस व्याख्यान से बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। उन्होंने इसे गहराई से आत्मसात भी किया होगा। आने वाले समय में हम सभी इसका परिणाम भी देखेंगे, इसका प्रतिफल भी देखने को मिलेगा निश्चित रूप से। तो सभी प्रतिभागियों की तरफ से, भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक संस्थान गांधीनगर की तरफ से, HRDC सेंटर गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं हेमंत कुमार मौर्य आपका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर, आप आगे भी हमसे ऐसे जुड़े रहेंगे और हमें मार्गदर्शित करेंगे। थैंक यू सर। ये विरल, डॉक्टर विरल कहाँ है? सर विरल मैडम अभी थोड़ा अर्जेंट मीटिंग में एक चली गई हैं, तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। नहीं, उनके सुझाव मुझे उन्होंने दिया था, बाकी तो आपकी इच्छा जैसे कि थोड़ा प्रश्नोत्तर का समय रखिएगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा था।
ओके सर, मैं आमंत्रित करता हूँ, यदि कोई पार्टिसिपेंट मेरे साथ यदि कोई आपसे प्रश्न करना चाहते हैं इस नीति से संबंधित, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सर से प्रश्न पूछ सकते हैं इससे संबंधित। Hello, sir. I have a question. जी सर। Regarding the new education policy 2020, what is the, sir, actually our B.Ed curriculum for M.Ed? Is there any integrated course is there in near future also, B.Ed, M.Ed, or 1 year B.Ed or 2 year B.Ed? This is, sir, a little bit confusion. Please, sir, clarify 1 year B.Ed, 2 year B.Ed, or integrated B.Ed or BA B.Ed, BSc B.Ed. Please, sir, clarify in this regard new education policy. ऐसा है कि ग्रेजुअली कॉलेज लेवल पर कृपया वो म्यूट कर दीजिए सब लोग। ग्रेजुअली 4 इयर्स कोर्स ही इंटीग्रेटेड कोर्स ही रहेगा। मैंने जैसे स्पष्ट किया था कि कॉलेज लेवल पर 4 इयर्स कोर्स ही रहेगा, वो ग्रेजुअली होगा 2030 तक प्लान है इसका। और यूनिवर्सिटी लेवल पर 1 ईयर 2 इयर्स का प्रावधान रहेगा कि कई बार जो इंटीग्रेटेड कोर्स में तो 12th के बाद एडमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चे अगर मन में विचार आता है कि भाई मुझे बीएड करना है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी लेवल पर 1 ईयर 2 ईयर दोनों कोर्सेज रहेंगे। ये व्यवस्था इसमें की गई है। एमएड के बारे में कोई स्पष्ट बात इस पॉलिसी में अभी तक कही नहीं गई है, तो इसका हमने नोट पहले ही किया हुआ है कि हम लोग अभी पॉलिसी के संदर्भ में, इम्प्लीमेंटेशन के संदर्भ में जो गवर्नमेंट को सुझाव देने वाले हैं, इसमें ये बात काम उल्लेख करने वाले हैं कि एमएड के बारे में भी थोड़ा स्पष्टता होनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट लूप होल्स है अभी, तो वो हम सुझाव देंगे। हाँ जी Sir, thank you very much. Sir, I have another question. Sir, hello, sir. हाँ जी Right now, the students generally they take M.Ed education and also perform as well as M.Ed degree. Both are M.Ed degree, master degree in education. But right now there are so many students in our country, our state as well as they actually they pursue M.Ed education and also M.Ed. Is there is any necessary, because these two courses same, sir, actually, but there is a little bit difference earlier. Please, sir, clarify this. ये सारा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी में ये सब बात आएगी, और एमएड का कोर्स भी यूनिवर्सिटी लेवल पर ही रहेगा। मैं जितना विजुअलाइज कर रहा हूं कि एमएड का कोर्स यूनिवर्सिटी के साथ ही रहेगा, तो इसलिए वो एमए के बाद करे या आफ्टर बीएड करे, लेकिन वो एमएड का कोर्स 2 वर्ष का कोर्स रहेगा शायद, और वो यूनिवर्सिटी लेवल पर ही होगा। लेकिन वो इस पॉलिसी में स्पेसिफिक इसका उल्लेख नहीं किया है मैंने जैसे कहा, तो इसलिए उसको बात आगे फिर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में वो आएगी, मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, पीयूष भाई पूछ रहे हैं कुछ। पीयूष भाई, हेलो। हाँ जी, यस सर, उत्तराखंड सरकार ने नई शिक्षा नीति के लिए कुछ सजेशंस मांगे हैं सभी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो सर अभी तक तो ये समझ में नहीं आया कि क्या सजेशन थे, कोई ऐसा कोई आप गाइड करेंगे? नहीं, ऐसा है ना कि नई शिक्षा नीति में काफी कुछ अच्छा बदलाव हुआ है। नहीं, जब तक हम पॉलिसी का स्टडी नहीं करेंगे तब तक सजेशन नहीं दे सकेंगे। तो इसलिए मैंने आप सबको भी रिक्वेस्ट किया कि पॉलिसी का आप स्टडी करिए आप लोग, क्योंकि आप लोग तो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लोग हैं देश के लिए, वीआईपी लोग हैं। प्रोफेसर लेवल के लोग देश में 1% भी नहीं होंगे, इसमें आप लोग हैं, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो आप स्टडी करेंगे, जैसे अभी मित्र ने बीए एमएड के बारे में और क्वेश्चन उठाया, तो अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ
विचार या तो किया है और पढ़ा भी है कुछ मात्रा में। तो ऐसे कई बातें, क्योंकि पॉलिसी है ना, स्मॉल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सारी बातें नहीं आती, बाकी सारी बातें इम्प्लीमेंटेशन में, और स्टेट वाइज भी वेरिएशन कुछ बातों में रहेगा। तो इसलिए ऑटोनॉमी रहनी भी चाहिए एजुकेशन में। तो इसलिए जब हम स्टडी करेंगे तो फिर ऐसे कई क्वेश्चन हमारे सामने खड़े होंगे, तो फिर उसके हम सुझाव दे सकते हैं। तो फिर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी सुझाव दे सकते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, ये ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट के लिए हम भी कोई प्लान बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने, हमने एक हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों के लिए इम्प्लीमेंटेशन की कमेटी अपॉइंट की है। डॉक्टर विजय भाटकर, आपने नाम सुना होगा, इसका अध्यक्षता में एक कमेटी हमने अपॉइंट की है, बहुत बड़े शिक्षाविद उस कमेटी में है। तो पूरी उसकी हम प्लान कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह में ही हम एक बुकलेट प्रकाशित करेंगे मिनिमम 50 पेज की, और वो गवर्नमेंट को भी सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार इस पर काम करने की आवश्यकता है देश भर में। तो गवर्नमेंट इसमें स्वीकार करेगी जो जो बातें उपयोगी आवश्यक होगी उसका। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी सर, हाँ प्लीज। ये जो अगले साल से ये जो 4 साल का बीएड कोर्स शुरू हो रहा है सर, अभी जो बीएड कॉलेजेस है, दैट मींस द प्रेजेंट बीएड कॉलेजेस, व्हाट अबाउट द फेट और फ्यूचर ऑफ दिस प्रेजेंट 2-year बीएड कॉलेजेस सर? नहीं, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया कि ये करेक्ट। अब मैं समझ गया आपका प्रश्न कि 2030 तक इम्प्लीमेंट की बात कही है जी। तो इसमें फिर इसका प्लान स्टेट गवर्नमेंट ने बनाना पड़ेगा कि हमारे स्टेट में 4 years का 2 years का इम्प्लीमेंटेशन एकदम 2 years नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा, समाप्त कर देंगे, ऐसे नहीं होगा। ओके। सारी बातें ग्रेजुअली होगी कि शुरुआत में, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि लॉ में अभी दोनों लॉ चल रहा है, एक 2 years लॉ का है वो भी चल रहा है, 2 years भी है, 3 years भी है, और 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। तो कुछ समय तक दोनों चलेगा, ग्रेजुअली फिर आगे 3-4-5 साल के बाद वो समाप्त करके 4 years का कोर्स टोटलिटी में आ जाएगा। Okay, sir. If these colleges will be given permission to convert themselves as 4 years integrated colleges, or will they be shut down? नहीं, ऐसा शट डाउन नहीं करना है, उसी कॉलेज में होगा, उसी कॉलेज में होगा, उसी कॉलेज में ही होगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं एक आस्क क्वेश्चन। हाँ दिवेश जी। हाँ सर, जो सबसे बड़ा रिकमेंडेशन है वो तो मातृभाषा का शिक्षण है, और मुझे वो बहुत पसंद आया। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक दो प्रकार की स्कूल है। पब्लिक स्कूल में ऑलरेडी दे आर गिविंग एजुकेशन इन मदर टंग, तो क्या ये जो पॉलिसी है वो प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होगी? हाँ जी होगी ना, लागू होगी, जरूर होगी। ये इसमें पॉलिसी में एक बात ये भी कही गई है कि ये जो प्राइवेट और पब्लिक यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल, ये जो डिफरेंसेस है उसको समाप्त किया जाएगा, सभी के लिए एक ही नियम कानून होगा देश में, ये भी बात इसमें कही गई है। तो सबके लिए लागू होगा वो। थैंक यू सर। धन्यवाद। जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है कल्पतरु जी। हेलो, हेलो सर। हाँ जी। हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ, शांति निकेतन से सर। मेरा प्रश्न है कि ये जो 4 years इंटीग्रेटेड कोर्स आप अभी बोले, ये अच्छा है। ये 4 years इंटीग्रेटेड अभी एनसीईआरटी में सर हो रहा है, रनिंग हो रहा है। तो नया जो एजुकेशन 4 years बीएड ट्रेनिंग होगा, ये क्या उसी की तरह होगा क्या, कुछ अलग सा होगा? ये मेरा क्वेश्चन है सर। ऐसा है कि 4 years का अभी
सिलेबस वगैरह का काम एनसीटी में शुरू हुआ है। तो यस सर। हाँ, तो एनसीटी एक नया सिलेबस तैयार कर रही है पूरा इस पर। ओके ओके। हाँ, इसके अनुसार फिर देश भर फिर वो सॉरी सिलेबस नहीं, करिकुलम, तो करिकुलम फिर देश भर के लिए होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। सर हाँ जी प्रकृति। जी सर। सर, इस नई एजुकेशन पॉलिसी में एनसीटी की क्या भूमिका होगी सर? नहीं, एनसीटी एक तो क्या है कि मैंने जैसे कहा कि वो पहले तो जो हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा उसमें मर्ज हो जाएगा एनसीटी। ओके। हाँ, और उनका रोल फिर है ना ज्यादा एकेडमिक रोल रहेगा। ये जो सारे हायर एजुकेशन के संस्थान है वो उसमें मर्ज होंगे तो उसका रोल फिर एकेडमिक ज्यादा होगा। हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत 4 अलग अलग व्यवस्था बनेगी, संस्थान बनेंगे। एक फाइनेंस के लिए बनेगा, एक एफिलिएशन आदि आदि के लिए बनेगा, एक सिलेबस करिकुलम के लिए बनेगा, और एक ग्रेडिंग के लिए इवोल्यूशन जो ये आज नेक काम कर रहा है जो उसके लिए बनेगा। तो ऐसे 4 संस्थान हायर एजुकेशन कमीशन के अंतर्गत ही रहेंगे और वो फिर 4 संस्थान इस प्रकार काम करेगा। तो इसलिए एनसीटी भी उसमें मर्ज हो जाएगा। तो फिर एनसीटी का जो काम है, जो अभी सिस्टम में, वो सिलेबस करिकुलम इस प्रकार का काम उनका रहेगा मुख्यत्वे। जी सर। सर आपने बताया कि स्टेट लेवल और सेंटर लेवल पे कमिटीज बननी है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी हमारे पास अभी वर्किंग में हैं, तो क्या उनके फंक्शंस बढ़ा के उनसे ये काम नहीं लिया जा सकता है? नहीं, उसमें क्या है कि उनका ऑलरेडी बहुत वर्क है उनके पास, और कहीं जो सिलेबस चेंजेस करना है स्कूल लेवल पर तो एनसीईआरटी को ही करना पड़ेगा। तो उनको ऑलरेडी बहुत सारा काम आएगा बिना कहे उनके पास। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने देश के लिए। तो इसको एक देशव्यापी एक माहौल बनाना, एक वातावरण बनाना, और इसके कई आयाम हैं, तो सब आयाम पर एससीईआरटी एनसीईआरटी नहीं काम कर सकेगी। तो इस दृष्टि से ये एक कमिटियां बन रही है और उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। तो कोई लास्ट क्वेश्चन है तो बस एक क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर वो पूरा करेंगे। सर एक मेरा छोटा सा प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। सर इस नीति में जहाँ तक मैंने पढ़ा है और जो भाषा को लेकर बातें कही गई है, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा, लोकल भाषा, सर उसमें ऐसा है कि उसमें फोकस किया जाएगा, इट शुड नॉट बी कंपल्सरी। तो ऐसा वर्डिंग वहाँ पे यूज किया गया है कि फोकस करने के बाद तो मेरे मन में थोड़ा सा ऐसा भ्रम है कि कुछ लोग इसको अपने अपने तरीके से न प्रयोग करें और कहीं पे जो चीजें चल रही हैं उसी को कंटिन्यू किया जाए और कुछ ही लोग इसको फॉलो करें, क्योंकि कंपल्सरी ऐसा कुछ नहीं है, फोकस की बात है। नहीं, इसमें ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है, इसलिए। और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कुछ लगभग एक 6-7 साल पहले आया है, कर्नाटक गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का एक केस था भाषा संबंधित। उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बहुत हर्डल करने वाला है अपने भाषा के लिए। उन्होंने कहा ये पेरेंट्स का अधिकार है कि बच्चे कौन सी भाषा में पढ़े, स्टेट तय नहीं कर सकता है। तो ये जजमेंट होने के कारण कंपलसरी अगर लिखते हैं तो तुरंत उसके खिलाफ कोई कोर्ट में जाते हैं तो पूरी पॉलिसी विवाद में आ जाती, तो इसलिए संभव नहीं था। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर निर्णय करना है। स्टेट गवर्नमेंट निर्णय करेगी तो हो जाएगा। और दूसरा मैंने कहा कि हमने एक व्यापक जागरूकता भी लानी पड़ेगी लोगों में भी, कि भाई लोग भी इस बात को समझे
कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाकर कोई बच्चे का भला नहीं कर रहे हैं हम लोग, बच्चे की प्रतिभा को हम कुंठित कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि बच्चों पर इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाकर अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं बच्चों पर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, अधिकतर बच्चे वो न इंग्लिश के रहते हैं न अपनी भाषा के रहते हैं। साइंस ये कहता है कि जो बच्चे अपनी भाषा ठीक से सीखता है वो दुनिया की कोई भाषा अच्छी तरह सीखता है। और आज भी देश में आप देख लीजिए कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तक, और जिन्होंने सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश लिया था और वो कोई न कोई आज प्रोफेसर है या साइंटिस्ट है या कोई भी और है, वो दोनों का इंग्लिश की कंपैरिजन आप करेंगे ना, तो जो सब्जेक्ट लेकर इंग्लिश पढ़े उनका इंग्लिश ज्यादा अच्छा है। वो इंग्लिश मीडियम वाले रटी रटाई स्टाइलिश इंग्लिश तो बोलते थे, लेकिन उनकी ग्रामर में कोई ठीक नहीं होती है बात। तो भाषा है ना, वो बेस है, बच्चे के डेवलपमेंट का बहुत बड़ा आधार भाषा है। तो इस दृष्टि से विचार करना लोगों के समक्ष ये विषय एक साइंटिफिक ढंग से लाने की जरूरत है देश में, तब लोग भी समझेंगे धीरे धीरे। निश्चित रूप से सर, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, और ये बहुत स्वाभाविक सी है कि हम कुछ भी स्वप्न देखते हैं, कुछ भी नया सोचते हैं, कुछ भी सृजनशीलता आती है तो वो अपनी ही भाषा में आती है, जिसको सुन के हमने बोलना सीखा है, जिसको सुन के हमने सोचना सीखा है, तो वो सृजनशीलता उसी भाषा में आती है। तो कहीं ना कहीं आपका भी वैसा उसी डायरेक्शन में आपका मत था निश्चित रूप से। तो अब लगभग हम लोग समापन में पहुंच चुके हैं और किसी के हेमंत भाई, ये मेरा मत नहीं है। जी जी, आप देखिए कि अब्दुल कलाम जी नागपुर के धर्मपेट कॉलेज में व्याख्यान था उनका जी, तो उनके व्याख्यान के बाद हमेशा क्वेश्चन आंसर होता था। तो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, उनको प्रश्न पूछा कि आप इतने अच्छे साइंटिस्ट कैसे बने? तो अब्दुल कलाम जी ने जो उत्तर दिया था, उन्होंने कहा मैं 12th तक साइंस मैथमेटिक्स सब मैं मेरी मातृभाषा में पढ़ा हूं, इसलिए मैं अच्छा साइंटिस्ट बना। तो ये दुनिया के सारे विद्वान लोग, एकेडमिशियन, साइंटिस्ट, लैंग्वेज एक्सपर्ट, सारे हमारे आधुनिक महापुरुष, सारे कमीशन के रिपोर्ट, ये सब एक ही बात कहते हैं। तो वो बात जो साइंटिफिक है, मैं एक ही बात करता हूँ भाषा पर जब करता हूँ कि जो बात साइंटिफिक है, जो लॉजिकल है, जिसके प्रमाण हमारे पास है, हमने उस रास्ते पर चलना है या भेड़ चाल में जाना है, ये निर्णय हमने करना है। जी सर, निश्चित रूप से। अब हम समापन की तरफ, अब किसी का प्रश्न भी अभी नहीं आ रहा है, तो हम समय भी हो गया। यस सर, बस मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि इस नीति में, हाँ, किसी का प्रश्न है? सर, may I ask a question? जल्दी से लास्ट आखिरी जल्दी से। Sir, I am from a general degree college with science, commerce and arts and B.Ed department also, and I am from B.Ed department of that college. My question is that is it easy for this type of college to start integrated BA, B.Ed or BSc B.Ed course? ऐसा नहीं कि अभी जो नई पॉलिसी में आया है उसमें जो BSc B.Ed या BA B.Ed ये यूनिवर्सिटी लेवल पर रहेगा और कॉलेज लेवल पर इंटीग्रेटेड 4 इयर्स कोर्स रहेगा। 2 इयर्स 4 इयर्स दोनों रहेगा, ग्रेजुअली 2 इयर्स को समाप्त करके 4 इयर्स हो जाएगा। और इंटीग्रेटेड जो आप कह रहे हैं उस प्रकार का कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल पर रहेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। जी सर, मैं बस इसमें जोड़ना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री के विजन से हमारे जो संस्थान में भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, हम ऑलरेडी पिछले 6 से 8 वर्षों से इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम चला रहे हैं, और जो कि नीति कहती है कि आने वाले भविष्य में इसी प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ना है, तो हम ऑलरेडी उस दिशा में कार्य कर रहे हैं।
तो इन सभी बातों के साथ सभी प्रतिभागियों की तरफ से भारतीय शिक्षक प्रतिष्ठा संस्थान गांधीनगर, यूजीसी एचआरडीसी सेंटर, गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर अतुल भाई कोठारी को मैं सही धन्यवाद देता हूं, उनके इस प्रभावशाली व्याख्यान के लिए, सारगर्भित व्याख्यान के लिए और नीति को हमें सरल भाषा में प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद सर, उम्मीद करता हूं आगे भी हम जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।